ज़िंदगी का असली मज़ा तब है जब सपने सच हों और सरकारी नौकरी की सैलरी टाइम पे हो। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम देख रहे हैं 17 जून के करंट अफ़ेयर को। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले करंट अफ़ेयर पे, जहाँ पर क्रिप्टो एसेट पर आधारित टैक्स छुपाने के मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक गहरी जाँच कर रहा है। ये जाँच उन लोगों और व्यापारियों पर केंद्रित है जो क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करके अपने टैक्स लायबिलिटी से बच रहे हैं या इनकम का सही विवरण नहीं दे रहे हैं। अगर इसके मुख्य मुद्दे की बात करें तो टैक्स इवेजन और अनडिस्क्लोज्ड इनकम का पता लगाना है। वहीं ट्रांज़ैक्शन को ट्रेस करके ये समझना कि क्या इनका सही रिपोर्टिंग किया गया है। ब्लॉकचेन लेजर का एनालिसिस करके टैक्स इवेजन के सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। वहीं अन्य देशों के टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर डेटा एक्सचेंज और एनालिसिस भी हो रहा है। आपको बता दें, इनका उद्देश्य है कि इलीगल फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन पर रोक लगाना है। क्रिप्टो मार्केट को एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंडर लाना है। टैक्स कंप्लायंस को सुधारना और देश के रेवेन्यू को बढ़ावा देना है। आपको बता दें कि क्रिप्टो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में लोग क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, इथेरियम और एल्टकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं। क्रिप्टो एसेट पर होने वाले फ़ायदे पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है, लेकिन कई लोग अपने प्रॉफ़िट्स डिस्क्लोज़ नहीं करते। इंडिया में 1% टीडीएस रूल अप्लाई होता है क्रिप्टो ट्रांज़ैक्शन पर, जिसमें कंप्लायंस का एनालिसिस भी हो रहा है। आपको बता दें कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की इम्यूटेबल नेचर का उपयोग करके ट्रांज़ैक्शन का ट्रेस किया जा रहा है। इंडियन और इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंजेस से यूज़र डेटा लिया जा रहा है। जो लोग बड़े स्केल पर ट्रांज़ैक्शन करते हैं लेकिन टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर नहीं करते, उन पर फोकस किया जा रहा है। टैक्स इवेजन और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए फॉरेंसिक एनालिसिस भी की जा रही है। आपको बता दें कि जो करंट इश्यू है वो एक सीडोनिमस नेचर की है, यानी क्रिप्टो करेंसी ट्रांज़ैक्शन सीडोनोमस होती है, जिसे ट्रैक करना मुश्किल है। वहीं ऑफशोर एक्सचेंजेस का यूज़ टैक्स अथॉरिटीज़ के लिए एक बड़ी चुनौती है। बड़े अमाउंट को छोटे ट्रांज़ैक्शन में तोड़कर छुपाने का प्रयास किया जाता है। अगर कोई अपनी इनकम डिस्क्लोज़ नहीं कर रहा है, तो उन्हें हेवी पेनल्टीज़ और प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ सकता है। फॉरेन वैलेट्स और अकाउंट को रिपोर्ट न करना फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और ब्लैक मनी एक्ट के अंडर ऑफेंस बन सकता है। टैक्स इवेजन के सबूत मिलने पर इम्प्रिजनमेंट यानी जेल भी हो सकता है। वहीं अगर फ्यूचर इम्प्लीकेशंस को देखें तो सरकारी पॉलिसीज़ में सुधार की उम्मीद है, जिससे कंप्लायंसेस आसान हो जाएगा। तो ये थे आपको इस न्यूज़ से संबंधित पूरी जानकारी। आइए देखते हैं इन पर बनने वाले क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फीमा कब लागू हुआ था, तो यह 2000 में, यानी कि कमेंस्ड कब हुआ 1 जून 2000 को। वहीं इनैक्ट कब हुआ तो 1 जून 2000 को ही। इसका एक्ट नंबर था 42 ऑफ 1999। बढ़ते हैं एफएटीएफ की ओर, जिसका कि हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस में है, जो कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। वहीं इसका फाउंडेशन जुलाई 1989 में किया गया था। इसके फाउंडर थे ग्रुप ऑफ 7। वहीं इसके प्रेसिडेंट का नाम है एलिसा डे आंडा मादाराजो। आपको ये सारी बातें याद रखनी है। वहीं अगर सीबीडीटी की बात करें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, आपको याद रखना है इसकी फुल फॉर्म को भी, जिसका मोटो है कोस मूलो दंड यानी फंड रूट एंड बार। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। वहीं यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी है। बढ़ते हैं अपने सवालों की ओर। आपको जाँचने का समय आ गया है, लेकिन उससे पहले आपको सातोशी नाकामोटो के बारे में जानना होगा, जिन्होंने बिटकॉइन का आविष्कार किया था 2009 में, और यह पहला क्रिप्टो करेंसी था। वहीं अगर आपको बता दें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी निर्मला सीतारमन जी के अंडर में काम करता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है। आपको बता दें कि अभी जो इनके चेयरपर्सन हैं उनका नाम रवि अग्रवाल है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से।
वहीं सीपी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के तहत इसका गठन किया गया था। बढ़ते हैं अपने सवालों की ओर, जहां आपसे पहला सवाल पूछा गया है। आपसे पहला सवाल पूछा गया है कि क्रिप्टो करेंसी एसेट्स आर टैक्स्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड्स इन इंडिया। तो अभी मैंने बताया कि वह कैपिटल गेन के इनकम से है, यानी ऑप्शन नंबर सी। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया है कि विच गवर्नमेंट एक्ट रेगुलेट्स द डिस्क्लोजर ऑफ फॉरेन क्रिप्टो वैलेट बाय इंडियन सिटीजन्स। तो मैंने लेक्चर में बताया कि यह ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स एक्ट 2015 है। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे कि द टीडीएस रेट। तो टीडीएस रेट मैंने बताया 1% है। अगला सवाल पूछता है कि विच ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स इन ट्रेसिंग द क्रॉस बॉर्डर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन फॉर द टैक्स कॉम्प्लायंसेस। तो मैंने बताया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यूजेस विच टेक्नोलॉजी टू ट्रैक क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन। तो इसका जवाब है, मैंने ब्लॉकचेन एनालिटिक भी बताया, एआई भी बताया और मशीन लर्निंग, यानी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द प्राइमरी रीजन बिहाइंड इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन द क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन। तो इसका जवाब है टू बूस्ट गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड इंश्योर कॉम्प्लायंसेस। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जहां आपसे पूछा गया है कि फेलियर टू डिस्क्लोज इनकम फ्रॉम क्रिप्टो एसेट्स में लीड टू पेनल्टीज अंडर विच सेक्शन। तो ये आपको याद रखना होगा, सेक्शन 270 ए। अंडर द टीडीएस रूल्स फॉर द क्रिप्टो करेंसी द डिडक्टेड टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। तो ये 7 दिन है। ऐसे सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी आप इनको याद कर लेंगे तो अच्छा होगा। मैंने बताया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड कंसर्न विथ क्रिप्टो करेंसी टैक्सेशन इन इंडिया। तो आपको मैंने बताया कि सिडोनोमस नेचर का ट्रांजैक्शन है, यानी कि ऐसा आपको समझ में नहीं आएगा कि इसका नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन कैसा हो रहा है। ऑफशोर एक्सचेंज यूजेज है, वहीं ब्लॉकचेन इम्यूटेबिलिटी भी है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी रेगुलेशन नहीं है इसका। यही सवाल का सही उत्तर है। आपसे पूछा गया है कि बेस ईयर क्या होता है जब हम कैपिटल गेन टैक्स को कैलकुलेट करते हैं क्रिप्टो एसेट्स के लिए। तो इसका बेस ईयर मैंने आपको बताया था 2012। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन गया है। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर आर्मी ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है रुद्रा अस्त्र। इंडिया आर्मी आर्मी ने रुद्रास्त्र मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है, जो भारत की सुरक्षा और रक्षा क्षमताओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। आपको बता दें कि यह एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, यानी ATGM है। वहीं DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह विकसित किया गया है। वहीं अगर इसके फीचर्स की बात करें तो फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी है, यानी मिसाइल को लॉन्च करने के बाद ऑपरेटर का कोई इंटरवेंशंस नहीं है। वहीं मिसाइल अपने लक्ष्य पर ऊपर से प्रहार कर सकता है, जो टैंक्स के लिए सबसे वीक पॉइंट होता है। एडवांस इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर के साथ प्रिसीजन टारगेटिंग करता है ये परीक्षण भारत के एक गोचर क्षेत्र यानी कि टेस्टिंग रेंज में किया गया है, जहां ये मिसाइल ने अपने प्री डिफाइंड टारगेट को सफल रूप से डिस्ट्रॉय किया है। अगर इसके स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये मिसाइल भारत की स्वदेशी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देता है और विदेशी मिसाइल पर निर्भरता कम करता है। ये सिस्टम इन्फेंट्री यूनिट्स को टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल के खिलाफ अधिक सुरक्षा प्रदान करेगा। ये मिसाइल भारत की रक्षा क्षमताओं को इंडो चाइना और इंडो पाक बॉर्डर पर और मजबूत बनाएगा। ये विषय आपका भारतीय सुरक्षा और स्वदेशी टेक्नोलॉजी के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, और एग्जाम्स के लिए तैयारी में इसे समझना भी ज़रूरी था। तो अगर आपने समझ लिया है तो अब आपका टाइम है आपको टेस्ट करने का, लेकिन उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट मिसाइल का नाम जो आपके प्रौद्योगिकी परीक्षाओं में बार-बार पूछा जाता है। आपको बता दें कि अग्नि जो सीरीज़ की मिसाइल है, वह एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 700 से 5000 प्लस किलोमीटर तक जाती है। वहीं इसका फीचर है कि ये सरफेस टू सरफेस मार करता है। वहीं यह न्यूक्लियर कैपेबल भी है। इसको डेवलप करने वाली संस्था है DRDO। वहीं पृथ्वी सीरीज़ की बात करें तो ये भी एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 150 से 350 किलोमीटर है, और ये भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है।
वहीं यह टैक्टिकल न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वारहेड की क्षमताओं को रखता है। ब्रह्मोस दुनिया की सुपरसोनिक सबसे फास्टेस्ट क्रूज़ मिसाइल जिसकी रेंज है 300 से साढ़े 400 किलोमीटर। मैंने बताया कि यह सुपरसोनिक है, सरफेस टू सरफेस और एयर टू सरफेस और एंटी शिप कैपेबिलिटीज़ के साथ, जिसको बनाया है डीआरडीओ और रसिया ने। वहीं अगर निर्भय मिसाइल की बात करें तो यह एक क्रूज़ मिसाइल है, जिसकी क्षमता 1000 किलोमीटर है, सबसोनिक है, लॉन्ग रेंज, टेरेन हगिंग स्टेल्थ कैपेबिलिटी है, यानी कि ये रडार के अंदर नहीं पकड़ा जाएगा। इसको भी डीआरडीओ ने ही विकसित किया है। सौर्य मिसाइल भी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 750 से 1900 किलोमीटर है, जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और सरफेस टू सरफेस है। हाईली मैनेवरेबल मिसाइल है ये, जिसका आविष्कार डीआरडीओ ने किया है। आकाश नाम से ही समझ में आ रहा है कि सरफेस से हवा में जाएगा, 30 किलोमीटर की क्षमता है। वहीं नाग की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है नाग से, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये। 4 से 7 किलोमीटर का रेंज है, फायर एंड फॉरगेट है। रुद्रास्त्र अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया, ये एक शॉर्ट रेंज है, जिसका कि अभी रेंज डिस्क्लोज़ नहीं किया गया है। अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल है जिसकी रेंज 110 किलोमीटर है और ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है और फाइटर एयरक्राफ्ट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। वहीं आपसे बराक 8 के बारे में पूछा जा सकता है, जो सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसकी क्षमता 70 से 100 किलोमीटर तक मार गिराने की है और यह इज़राइल के सहयोग से बनाया गया है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल भी हमारे पास उपलब्ध है, जो माक 6 प्लस है। त्रिशूल यानी सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसका क्षमता 9 किलोमीटर है और पिनाका वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है और इसकी क्षमता है 40 से 60 किलोमीटर तक मार गिराने की और ये यूज़ किया जाता है बैटलफील्ड सपोर्ट के लिए, जो हाई इंटेंसिटी रॉकेट के साथ होता है और इसका आविष्कार भी डीआरडीओ ने किया है। अगर आपने लेक्चर्स को ध्यान से सुना है, तो आप इन सवालों को आसानी से कर लेंगे। लेकिन उससे पहले भी मैं आपको थोड़ा-सा कुछ डीआरडीओ के बारे में बता दूँ। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी। वहीं इसके लिए जो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो राजनाथ सिंह सँभाल रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि अभी इसके चेयरमैन हैं समीर भी कामत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे किसी भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने सवालों की ओर, जहाँ आप अपने आप को टेस्ट कर पाएँगे कि आपसे क्या-क्या सवाल में पूछा जा सकता है। पहला सवाल कि रुद्रास्त्र इज़ कैटेगराइज्ड अंडर व्हिच टाइप ऑफ मिसाइल सिस्टम? तो अभी मैंने बताया नाग के साथ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। अगला सवाल है कि व्हिच ऑर्गनाइजेशन डेवलप? तो आँख बंद कर कर लगा दीजिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन। आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी कैपेबिलिटी ऑफ द रुद्रास्त्र मिसाइल सिस्टम? तो ये फायर एंड फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है। एक बार लगाइए और भूल जाइए, दुश्मन का स्वाहा हो जाएगा। रुद्रास्त्र ऑपरेट इफेक्टिवली इन व्हिच अटैक मोड? तो बिल्कुल, बिल्कुल पीछे नहीं हटना है, टॉप अटैक मोड। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, जहाँ आपसे पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज़ रिलेटेड टू द इंडिजिनस डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी इन इंडिया? तो यह मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत है। द रुद्रास्त्र मिसाइल इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू टारगेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसे किस लिए बनाया गया है? तो आर्मर्ड टैंक्स को मार गिराने के लिए बनाया गया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द रुद्रास्त्र मेक इट यूनिक? इसे कौन सा फीचर है जो यूनिक बनाता है? तो एडवांस इमेजिंग इंफ्रारेड सेंसर इसमें लगा हुआ है। डीआरडीओ वर्क अंडर, तो मैंने अभी बत समझा दिया आपको, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। रुद्रास्त्र मिसाइल टेस्टिंग अलाइंस विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स? तो रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन, यानी कि फॉरेन पर डिपेंडेंसी, जो हम हर चीज़ को बाहर से मंगाते हैं, उसको रिड्यूस करना है, इस तरह के मिसाइल्स को डेवलप करते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोपल्शन सिस्टम?
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सॉलिड फ्यूल यानी कि यूपीएससी पर्सपेक्टिव से आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेगा स्टेट पीसीएस में। आपको ये भी याद होना चाहिए कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान है, आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं और नेवल स्टाफ हैं एडमायरल दिनेश के त्रिपाठी और चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। तो ये थे इससे बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही में आपको मैंने डीपली एक्सप्लेन किया इस करंट अफेयर को। आशा करता हूँ ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर जहाँ पर ये नक्शा न्यूज़ में है। भारत में नक्शा फेज़ 2 का दूसरा बैच ट्रेनिंग प्रोग्राम आज से शुरू हो रहा है। यह प्रोग्राम एक महत्वपूर्ण कदम है जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी को समझने और यूज़ करने के लिए जो भारत के डेवलपमेंट, प्लानिंग और गवर्नेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। आइए इसके बारे में पूरी डिटेल से समझते हैं। आपको बता दें कि नक्शा का फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर कार्टोग्राफिक एंड स्पेशल हाई एक्यूरेसी। फिर से बता दूं, नेशनल एक्शन फॉर कार्टोग्राफिक एंड स्पेशल हाई एक्यूरेसी। इसका ऑब्जेक्टिव है एक्यूरेट मैपिंग और डेटा इंटीग्रेशन के माध्यम से प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग को सुधारना। वहीं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को एडवांस मैपिंग और जीआईएस टूल के यूज़ में ट्रेन करना है। इसके की फीचर्स को देखें तो एडवांस जीआईएस यानी कि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और रिमोट सेंसिंग टूल का यूज़ होता है इसमें। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और रूरल अर्बन प्लानिंग में यह सहायक होगा। अगर इसके फोकस एरिया को देखें तो एडवांस मैपिंग टेक्निक, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए यह काम किया जाएगा। रियल टाइम जियो स्पेशल डेटा एनालिसिस के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। स्मार्ट सिटी और रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ के ऑफिशियल, स्टेट गवर्नमेंट्स के प्लानर और प्राइवेट सेक्टर के स्टेक होल्डर्स भी इससे लाभान्वित होंगे। अगर इसके आउटकम्स की बात करें तो एक्यूरेट रिसोर्स मैनेजमेंट और प्लानिंग होगा। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग में भी सहूलियत होगी। अगर भारत के विकास में योगदान देखें तो एक्यूरेट मैप और डेटा से फ्लड, लैंडस्लाइड और बाकी के नेचुरल डिजास्टर्स का टाइमली रिस्पॉन्स किया जा सकेगा। स्मार्ट सिटीज़ और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जियो स्पेशल प्लानिंग की जा सकेगी। वहीं अगर एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंटल के दृष्टिकोण से देखें तो क्रॉप मॉनिटरिंग, सॉइल एनालिसिस और वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में यह सहायक होगा। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग और रिसोर्स एलोकेशन भी सुधारना इसका एक महत्वपूर्ण काम होगा। नक्शा फेज 2 भारत के जियो स्पेशियल इकोसिस्टम को सुधारने का एक महत्वपूर्ण कदम है जो प्लानिंग और गवर्नेंस में एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है। आइए समझते हैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो कि शिवराज सिंह चौहान संभाल रहे हैं। आइए, अगर आपने इन लेक्चर्स को ध्यान से सुना है तो आप इन सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। आपसे पूछा गया है कि नक्शा का फुल फॉर्म क्या है जो मैंने सबसे शुरुआत में बताया था, नेशनल एक्शन फॉर कार्टोग्राफी एंड स्पेशल हाई एक्यूरेसी। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो यह है सर्वे ऑफ इंडिया। तीसरा क्वेश्चन है आपसे कि नक्शा प्रोग्राम इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यह एक्यूरेट मैपिंग और जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी के लिए है। इन विच ईयर नक्शा प्रोग्राम वाज लॉन्च, तो नक्शा प्रोग्राम पहली बार लॉन्च किया गया था 2021 में। आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एप्लीकेशन ऑफ जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी प्रमोटेड बाय द नक्शा प्रोग्राम, तो ये है इनमें से ऑप्शन में देखें तो यह क्रॉप मॉनिटरिंग सही बैठेगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवालों पर जहां पर आपसे पूछा गया है कि मेन ऑब्जेक्टिव फेज 2 ऑफ द नक्शा प्रोग्राम क्या है, तो इसका काम है प्रोवाइड एडवांस जियो स्पेशल ट्रेनिंग टू द ऑफिशियल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोकस एरिया ऑफ द नक्शा प्रोग्राम, तो आपको बता दें कि रोबोटिक्स में इसका कोई काम नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन रोबोटिक्स। विच पॉलिसी इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द नक्शा प्रोग्राम, तो मैंने आपको बताया था कि नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी 2021।
यानी ऑप्शन नंबर ए। आपसे पूछा गया अगला सवाल कि इन इंडिया विच टेक्नोलॉजी इज प्राइमरली यूज्ड फॉर जियो स्पेशल मैपिंग अंडर नक्शा। तो रिमोट सेंसिंग और जीआईएस इस सही सवाल का उत्तर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द मेजर बेनिफिशियरीज ऑफ द नक्शा प्रोग्राम ड्यू टू द हाई डिजास्टर प्रोन एरिया। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा स्टेट्स है जो इससे सबसे ज़्यादा लाभान्वित होंगे। तो आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, क्योंकि दोनों ही बे ऑफ बंगाल से लगे हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया ये पूरा नक्शा आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर कि भारत सरकार ने फॉरेस्ट राइट एक्ट यानी एफआरए 2006 के इम्प्लीमेंटेशन को सुधारने के लिए 300 प्लस एफआरए सेल इस्टेब्लिश करने का फैसला किया है। ये कदम फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ के अधिकारों को सुरक्षित करने और उन्हें एम्पावर करने के लिए उठाया गया है। इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यह एफआरए इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना है और ग्रास रूट लेवल पर कम्युनिटीज़ की मदद करना है। ऑफिशियल्स और स्टेक होल्डर्स को ट्रेनिंग और रिसोर्स प्रोवाइड करना है। एफआरए इम्प्लीमेंटेशन का रेगुलर रिव्यू और ट्रैकिंग भी किया जाएगा। अगर इसके इम्प्लीमेंटेशन को देखें तो एफआरए का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन अभी भी काफ़ी स्टेट्स में स्लो है। फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ के इंडिविजुअल्स और कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स यानी सीएफआर राइट को इंश्योर करना है। गवर्नमेंट के फोकस एरिया को देखें तो एफआरएम क्लेम के फास्ट ट्रैक रिजोल्यूशन पे गवर्नमेंट का ध्यान है। अगर ट्राइबल वेलफेयर के दृष्टिकोण से देखें तो फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स यानी ओटीएफडीज के लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करना भी सरकार का काम है। अगर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को देखें तो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ के राइट को लीगली रिकॉग्नाइज करता और उन्हें फॉरेस्ट रिसोर्स का सस्टेनेबल यूज़ का अधिकार देना है। फॉरेस्ट लैंड पर रहने और खेती करने का अधिकार भी एफआरए एक्ट का मुख्य भाग है। ग्रेजिंग निस्टर और फॉरेस्ट रिसोर्स के सस्टेनेबल यूज़ का हक भी दिलाना फॉरेस्ट राइट एक्ट का मुख्य काम है। कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज को मैनेज और प्रोटेक्ट करने का हक भी दिया जा रहा है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो 75 साल या उससे ज़्यादा समय से फॉरेस्ट एरियाज़ में रह रहे हैं, वो इसके लिए एलिजिबल है। अगर चैलेंजेस की बात करें तो एफआरए क्लेम प्रोसेस काफ़ी स्लो है और अप्रूवल में ब्यूरोक्रेटिक्स हार्डल्स हैं। कम्युनिटीज़ और लोकल अथॉरिटीज़ के बीच एफआरए के प्रोविजंस की नॉलेज काफ़ी कम है। वहीं स्टेट्स में एफआरए इम्प्लीमेंटेशन पर अनइवन फोकस है। ये कदम इंक्लूसिव गवर्नेंस और सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ के सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के बीच बैलेंस बनाता है। आपको दी गई जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी एफआरए से संबंधित। बढ़ते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, जिनका नाम है दुर्गा दास उइके। ये बैतूल के बैतूल यानी मध्य प्रदेश से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इनसे पहले अर्जुन मुंडा थे जो झारखंड के रहने वाले थे। आइए अब अपने आप को टेस्ट करने का टाइम आ गया। आपको पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट। अगर आपने लेक्चर्स को ध्यान से सुना है तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा टू रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज ओवर द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि हु इज़ एलिजिबल टू क्लेम राइट अंडर द एफआरए 2006। तो मैंने आपको पूरे डिटेल में समझाया कि ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर जो 75 साल से मिनिमम 75 साल से रह रहे हैं। अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा गया है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द राइट रिकॉग्नाइज्ड अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट। मैंने आपको तीनों के तीनों एक्सप्लेन किया है। इंडिविजुअल राइट्स टू कल्टीवेट फॉरेस्ट लैंड, कम्युनिटी राइट ओवर द फॉरेस्ट रिसोर्स और राइट टू मैनेज एंड प्रोटेक्ट कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज। चौथे का कोई काम नहीं है, यानी 1 2 3 ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ एफआरए सेल्स रिसेंटली सैंक्शनड बाय द गवर्नमेंट। तो इसका काम है
to facilitate faster implementation of the Forest Right Act. Which body is primarily responsible for granting right under the Forest Right Act? तो यह है ग्राम सभा, याद रखेंगे ग्राम सभा। Which of the following states has the highest number of pending FRA claims? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसका नाम है मध्य प्रदेश। अगले सवाल पे बढ़ते हैं जहाँ आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एफआरए इन एनवायरमेंटल गवर्नेंस। तो चारों ऑप्शंस में अगर आप ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे तो इट इंश्योर्स सस्टेनेबल यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स बाय लोकल कम्युनिटीज। विच रिलेटेड एक्ट कॉम्प्लीमेंट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एफआरए 2006 इन शेड्यूल एरियाज। तो आपको पता होना चाहिए कि पेसा एक्ट 1996। पेसा यानी कि आपको पेसा का फुल फॉर्म निश्चित रूप से याद होना चाहिए, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। ये फुल फॉर्म आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वहीं आपको बता दें कि 1996 का ये एक्ट है और यह 5th शेड्यूल में रखा गया है। तो पेसा कभी और जब न्यूज़ में आएगा तो मैं इसे और डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्राम सभा इन द कंटेक्स्ट ऑफ एफआरए। आपसे पूछा गया है कि एफआरए के कंटेक्स्ट में ग्राम सभा का क्या रोल है। तो इसका रोल है आइडेंटिफाई करना और रिकमेंड करना फॉरेस्ट राइट क्लेम को, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये हम सब जानते हैं। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एफआरए 2006। तो मैंने नाम भी उनका बता दिया, आप याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। दी गई जानकारी आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, जो मैंने आपको लास्ट करंट अफेयर के सेशन में भी समझाया था कि इजराइल ने ऑपरेशन चला दिया था ईरान के विरुद्ध। वहीं अब ईरान ने भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। आपको ये अब याद रखना है क्योंकि ये न्यूज़ में है। आइए बढ़ते हैं, आपको इस न्यूज़ पर ईरान ईरान और इजराइल के बीच बढ़ने वाली टेंशन्स और वार लाइक सिचुएशन का ग्लोबल ट्रेड पर काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो सकता है। आपको बता दें कि सप्लाई चेन में डिसरप्शन हो जाएगा। मिडिल ईस्ट रीजन जो ग्लोबल ऑयल और गैस सप्लाई का एक मेजर हब है, वार के कारण सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकती है जो ऑयल प्राइसेस बढ़ा सकती है। इंडिया के की एक्सपोर्ट्स जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जेम्स और ज्वेलरी और इंजीनियरिंग गुड्स पर भी इसका असर हो सकता है। कन्फ्लिक्ट के वजह से फ्रेट रूट्स रिस्की हो जाएंगे जिसकी वजह से शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगी। आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट में डिसरप्शन से फ्रेट कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ेंगी। मिडिल ईस्ट और यूरोप को होने वाले एक्सपोर्ट पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल्स जैसे सेक्टर्स भी इम्पैक्ट हो सकते हैं इससे। वार के कारण मराइन इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ सकती है जो लॉजिस्टिक और एक्सपोर्ट्स को और कॉस्टली बनाएगी। अगर इंडिया के स्पेसिफिक कंसर्न को देखें तो भारत अपने क्रूड ऑयल का मेजर हिस्सा मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करता है। वार के कारण ऑयल प्राइसेस बढ़ने से करेंट अकाउंट डेफिसिट और इन्फ्लेशन पे प्रेशर बढ़ेगा। आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लगभग 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई पास होती है। अगर ये रूट ब्लॉक होता है तो भारत के एनर्जी सिक्योरिटी पर असर होगा। ईरान और गल्फ कंट्रीज को होने वाले पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट्स रिस्क पे आ जाएंगे। वार के कारण डिमांड और सप्लाई डिसरप्शन होने की संभावना है। गल्फ कंट्रीज भारत के की फार्मा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। फ्रेट्स रेट बढ़ने से स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस यानी एसएमईज की एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी खत्म हो सकती है। अब इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप ले सकती है। भारत अपने एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन को डाइवर्सिफाई कर रहा है। यूरोप, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में क्रूड ऑयल के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को भारत
एक्सपैंड करने की तैयारी कर रहा है। कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्यूशन में डिप्लोमेटिक चैनल्स का यूज़ और ग्लोबल फोरम में पीस प्रमोट करना है। एक्सपोर्टर्स को फ्रेट सब्सिडीज़ और फाइनेंशियल सपोर्ट देना भी एक अहम हिस्सा है। अगर कंक्लूज़न पे चले तो ईरान और इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल ट्रेड और भारत के एक्सपोर्ट पर असर डाल सकता है। पॉलिसी मेजर्स जैसे डाइवर्सिफ़िकेशन, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स और फ्रेट सब्सिडीज़ से भारत अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को मिनिमाइज़ कर सकता है। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर समझ में आ गई है तो आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। आपसे पूछा गया है पहला सवाल कि व्हिच स्ट्रैटेजिक choke point is crucial for global oil supply and could be impacted by the Iran-Israel conflict। तो मैंने कई बार इसकी चर्चा की है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। अगला सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग फ्रेट रेट्स ऑन इंडियाज़ एक्सपोर्ट सेक्टर? तो यह है रिड्यूस्ड एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। व्हिच इंडियन एक्सपोर्ट सेक्टर इज़ मोस्ट वल्नरेबल? तो बता दें कि 70% आयात तो हम क्रूड ऑयल ही करते हैं, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। हाउ डज़ द ईरान-इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट इनडायरेक्टली इम्पैक्ट इंडियाज़ इकोनॉमी? तो आपको बता दें कि क्रूड ऑयल इंक्रीज़ होगा इसका प्राइसेस, जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है। अगला सवाल, व्हाट पॉलिसी मेजर्स कैन हेल्प इंडिया टू मिटिगेट रिस्क एसोसिएटेड विद द राइजिंग क्रूड ऑयल? तो आपको बता दें कि एक्सपेंशन ऑफ स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, यानी आपको अपना पेट्रोलियम रिजर्व्स को स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को एक्सपेंड करना होगा। दी गई जानकारी आपको समझ भी आई होगी और पसंद भी आ रहा होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पर, जहाँ पर कि भारत के एक्सपोर्ट्स मई 2025 में 2.77% बढ़कर $71.12 बिलियन हो गए हैं, जो इकोनॉमिक रेजिलियंस और ग्लोबल डिमांड रिकवरी को दर्शाता है। साथ ही ट्रेड डेफिसिट में कमी आई है, जो भारत के बैलेंस को ट्रेड के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। अगर टोटल एक्सपोर्ट की बात करें तो 2.77% की वृद्धि हो गई है। अगर मेजर कंट्रीब्यूटर्स को देखें तो इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और केमिकल, जेम्स और ज्वेलरी भी साथ-साथ इसमें मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं। अगर सर्विस एक्सपोर्ट्स की बात करें तो भारत की आईटी और फाइनेंशियल सर्विस ने भी ग्रोथ में योगदान दिया है। ट्रेड डेफिसिट $15.4 बिलियन से घटकर $13.2 बिलियन हो गया है। इंपोर्ट में अगर कमी के कारण को देखें तो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में सॉफ्टनेस है, वहीं नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स का रिडक्शन हो रहा है। टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन को देखें तो यूएई, यूएसए, चाइना और यूरोपियन यूनियन है। वहीं फोकस है नए मार्केट पर अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया जैसे देशों में। अगर हम गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को देखें कि वो एक्सपोर्ट को कैसे प्रमोट कर रही है, तो हम पीएलआई स्कीम के बारे में बात करना ज़रूरी है, यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसका काम है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना। एफटीएज़ यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे इंडिया, यूएई, सेपा यानी सीईपीए और प्रपोज्ड इंडिया ईयू एफटीए। आपको बता दें कि एक्सपोर्टर्स के लिए कंसेशनल लोन और एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन का सहारा भी है। पोर्ट्स और लॉजिस्टिक फैसिलिटी को सुधारना भी भारतीय गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। अगर ट्रेड में चैलेंजेस को देखें तो रिसेशन फियर और डिमांड श्रिंकेज हो सकता है, यानी ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन। वहीं अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस को देखेंगे तो रशिया और यूक्रेन और इजराइल ईरान कन्फ्लिक्ट का ग्लोबल सप्लाई चेन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। डोमेस्टिक बैरियर होगा तो हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट हो जाएंगे और कंप्लायंसेस भी। कंक्लूजन की ओर बढ़ें तो मई 2025 में एक्सपोर्ट ग्रोथ और ट्रेड डेफिसिट का नैरो होना भारत की ट्रेड पॉलिसीज और ग्लोबल मार्केट में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का प्रमाण है। यदि यह ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो भारत अपने $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट टारगेट 2030 को अचीव करने के करीब होगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दिया गई जानकारी आपको समझ आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर जो साइंस एंड टेक से है, जहाँ पर कि भारत के दक्षिण क्षेत्र में एक नए जंपिंग स्पाइडर प्रजाति सेल्टिसिडाई फैमिली की खोज की गई है, जो रेयर जेनेरा के से संभावित है। आपको बता दें कि
इसके डिस्कवरी लोकेशन को देखें तो साउदर्न इंडिया के फॉरेस्टेड रीजन में ये प्रजाति पाई गई है, जो बायोडाइवर्स इकोसिस्टम के लिए प्रसिद्ध है। ये स्पाइडर रेयर जेनरे का हिस्सा हो सकती है, जो इस परिवार में पहली बार पाई गई है। इसकी आइडेंटिफिकेशन एडवांस टैक्सोनॉमिक टेक्निक से की गई है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये बिलोंग करता है सेल्टिसिडे फैमिली से, जो कि लार्जेस्ट फैमिली है स्पाइडर्स की। ये बात याद रखेंगे आप, सेल्टिसिडे फैमिली जो कि लार्जेस्ट फैमिली है स्पाइडर की। यह अपने एक्सीलेंट विजन और जंपिंग एबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। एक्टिव हंटर्स हैं, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर के साथ। रेयर जेनेरिया का होना बायोडाइवर्सिटी और इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करता है। बता दें कि रेयर स्पीसीज और इकोसिस्टम को कंजर्व करने की ज़रूरत और बढ़ जाती है। अनरेगुलेटेड डिफॉरेस्टेशन और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के खतरों को हाईलाइट करता है ये। अगर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को देखें जो बायोडाइवर्सिटी के साथ लिया गया है, तो वह है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जो रेयर स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने का लीगल फ्रेमवर्क है। वहीं नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान यानी एनबीएपी कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। बायोस्फीयर रिजर्व्स और प्रोटेक्टेड एरिया एंडेमिक और रेयर स्पीसीज के लिए कंजर्वेशन जोन्स बनाते हैं। रिसर्चर और कॉमन सिटीजन का कोलैबोरेशन बायोडाइवर्सिटी स्टडीज के लिए सिटीजन साइंस इनिशिएटिव भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगर आखिरी में देखें तो इस जंपिंग स्पाइडर की खोज भारत के इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी और रेयर स्पीसीज को डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत को हाईलाइट करती है। ये डिस्कवरी कंजर्वेशन साइंस और पॉलिसी के लिए एक नई दिशा प्रदान कर सकती है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये सारी जानकारी आपको समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर कि अर्जुन बबूता और आर्या बोरसे ने जीता है 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम में गोल्ड मेडल वर्ल्ड कप में। आपको बता दें कि यह आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में इन्होंने जीता है, जो म्यूनिक में हो रहा है, यानी शूटिंग फेडरेशन में इन्होंने जीता है। और फाइनल अपोनेंट चाइना था जिसको हराया। तो आपको नाम याद रखना है कि 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड में किन दो भारतीय खिलाड़ियों ने गोल्ड जीता है, तो उनका नाम है अर्जुन बबूता और आर्या बोर्स। पढ़ते हैं अगले सवाल पे, जहाँ पर से कि फिडे वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप में, जो कि नोवोटेल लंदन वेस्ट यानी यूके में आयोजित किया गया था, वहाँ पर इंडिया के अर्जुन एरिगैसी, श्रीनाथ नारायणन, पेंटाला हरिकृष्णा ने इसे जीत लिया है। तो आप याद रखेंगे, इनका नाम अब काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। अर्जुन इरिगैसी, श्रीनाथ नारायणा और पेंटाला हरिकृष्णा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जहाँ पर कि डब्ल्यूटीटी कंटेंडर स्कॉपजे 2025 जो टेबल टेनिस की प्रतियोगिता है, उसे मानव ठक्कर और मानुष शाह ने हार गए हैं, यानी रनर अप रहे हैं। वहीं जो चैंपियन है उनका नाम है लिम जोंगहुन और ओह जुनसोंग। लेकिन आपसे इनका नाम नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में डब्ल्यूटीटी यानी कि वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर स्कॉपजे 2025 में आयोजित हुआ था, उसके रनर अप कौन थे? तो इन दोनों का नाम आपको याद होना चाहिए, मानव ठक्कर और मानुष शाह। अगले करंट अफेयर में देखें तो हिलांग याजिक जो अरुणाचल प्रदेश की हैं, उन्होंने 15वां साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग और फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप को जीत लिया है। आपको बता दें कि यह जो बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप है, इसका आयोजन थिम्पू भूटान में हो रहा है। वहीं इन्होंने गोल्ड मेडल इस कैटेगरी में जीता है। तो और बता दें आपको आखिरी न्यूज़ की ओर, जहां पर कि प्राइम मिनिस्टर ने रिसीव किया है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर माकारियोस 3, जो कि साइप्रस की सबसे बड़ी उपाधि है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दिया गया है। वहीं आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइप्रस की राजधानी क्या है। तो आपको बता दें कि साइप्रस की कैपिटल है निकोसिया। आप याद रखेंगे इसको, निकोसिया अब काफ़ी इम्पोर्टेंट बन गया है। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जो कि आपको बताएगा कि प्रधानमंत्री मोदी को पिछले कुछ दशकों में
कौन-कौन से अवार्ड दिए गए हैं। तो यूनाइटेड स्टेट का लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड दिया गया है, सऊदी अरेबिया का किंग अब्दुल्ला अज़ीज़ सास अवार्ड दिया गया है, रशिया का आपको पता होगा सेंट एंड्रयू, यूएई का ऑर्डर ऑफ जायद, अफ़गानिस्तान का अमीर अमानुल्लाह खान अवार्ड, ये इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। वहीं मालदीव्स का ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंगाई रूल ऑफ निशान इजुद्दीन, और ये सारे ऐसे अवार्ड्स हैं जो पिछले दिनों में यानी 4-5 साल में जो भी पेपर हुए हैं वहाँ ये सारे पूछे गए हैं। वहीं पैलेस्टीन से भी मिला है ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, भूटान से ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो, फिजी से मिला है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी, और वहीं बहरीन से मिला है किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रिनायंस। तो अब आपको याद रखना है कि साइप्रस का जो नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द माकारियोस, ये अब प्रधानमंत्री को मिल चुका है। तो ये थे 17 जून के करंट अफेयर जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी काम आएँगे। साथ ही साथ आपके नॉलेज को भी बूस्ट करेंगे। अगर आपको करंट अफेयर अच्छा लगा हो, तो डेली 6 बजे यह करंट अफेयर आता है मंडे टू सैटरडे। आप इसे देखना ना भूलिए, आपके नॉलेज में इससे काफ़ी एनहांस होगा, साथ ही साथ आपको किसी भी तरह की प्रौद्योगिकी परीक्षाओं को निकालने में इससे मदद मिलेगा, जहाँ करंट अफेयर्स एक काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। धन्यवाद।